राधे राधे। हेलो एवरीवन। ये टॉक्सिक लव सीज़न 2 का नई सीरीज़ है। काफ़ी लोगों ने इसकी डिमांड की थी, लेकिन अगर इसके व्यूज़ अच्छे आए तभी मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगी। इसलिए मैं अभी स्टार्टिंग के कुछ ही एपिसोड्स डाल रही हूँ। सो दैट इज़ एपिसोड 1 है सीज़न 2 ऑफ टॉक्सिक लव। एपिसोड 1 माही। उत्तराखंड का एक गांव कमाऊं जो पहाड़ से खूबसूरत वादियों से घिरा हुआ हरियाली से भरपूर मनमोहक दृश्य वाला गांव है। अक्सर ही टूरिस्ट यहाँ की मनमोहक दृश्य का और यहाँ के प्योर आबोहवा का आनंद लेने के लिए आते रहते हैं। यहाँ के खूबसूरत पहाड़ और हरियाली हर किसी का मन मोह लेती है। यहाँ की आबोहवा बहुत ही शुद्ध और तरोताजगी से भरपूर है। इसी तरह यहाँ के लोगों का दिल भी पूरी तरह से छल कपट से दूर पूरी तरह से प्योर है। इसी गांव में एक शमशान घाट में एक चिता धूं धूं करके जल रही थी और उसके सामने ही कुछ लोग अपने हाथ बांधे और सर झुकाए खड़े हुए थे। सभी के ही चेहरे पर शोक साफ नजर आ रहा था। वहीं थोड़ी दूर पर एक 12 साल की बच्ची चिता की तरफ देखते हुए रोई जा रही थी। वहाँ खड़ी एक औरत ने उस बच्ची की तरफ देखकर उदासी से कहा, पता नहीं बिटिया कि किस्मत में क्या लिखा है। पहले तो एक हादसे में इसके माँ बाप ने इस दुनिया को छोड़ दिया और अब इसका एकमात्र सहारा इसके दादा, वो भी इसे छोड़कर चले गए। पता नहीं क्या होगा अब इस बच्ची का। वो बच्ची इन बातों से अनजान एक बूढ़ी औरत को पकड़े हुए रो रही थी। उस बूढ़ी औरत ने उस बच्ची का सिर अपने सीने में लगाया हुआ था और उसके सिर को सहलाते हुए उसे बार बार सांत्वना दे रही थी। माही बिटिया, बस करो। तुम्हारे इतना रोने से तुम्हारे दादाजी वापस नहीं आएंगे, बल्कि तुम अपनी तबीयत खराब कर लोगी। संभालो बेटा खुद को। ये है हमारी स्टोरी की मेन फीमेल लीड, माही शर्मा। माही सिर्फ 12 साल की है, लेकिन फिर भी इतनी खूबसूरत है कि अप्सरा भी इसके आगे कुछ नहीं। माही को देखकर लगता है कि जैसे पहाड़ों ने और यहाँ की खूबसूरत वादियों ने अपनी सारी सुंदरता समेटकर माही की झोली में डाल दी हो। माही का रंग एकदम गोरा और बेदाग था। उसकी वो बड़ी बड़ी काली आंखें और उन पर सजी घनी लंबी पलकें, छोटी सी नाक और हार्ट शेप गुलाबी सुर्ख होठ। वहाँ का मौसम ठंडा होने की वजह से माही के गाल जो नेचुरली ही गुलाबी थे और भी ज़्यादा गुलाबी नजर आ रहे थे और रोने से उसका छोटा सा चेहरा बिल्कुल लाल हो गया था। वो रोते हुए ही उस बूढ़ी औरत से बोली, काकी, मेरे दादू मुझे क्यों छोड़कर चले गए। मैं तो उन्हें कभी परेशान नहीं करती थी, उनकी सारी बातें भी मानती थी, वो फिर भी मुझे छोड़कर चले गए। माई बहुत ही ज़्यादा मासूम थी और पूरे गांव की लाडली थी। सभी लोग माही को बहुत प्यार करते थे। काकी, जिनकी खुद की आंखें नम थीं, उन्हें रुहासी आवाज़ और रूंधे गले से कहा, बेटा, होने को कोई नहीं डाल सकता। तुम्हारे दादाजी के भी हाथ में नहीं था। अगर उनका बस चलता तो कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाते। पर तुम भी जानती हो ना, वो काफ़ी वक्त से बीमार थे। माही का मासूम सा भोला इन सारी बातों को कहाँ से समझता। वो जिद करते बोली, मुझे तो दादाजी चाहिए कि मुझे मेरे दादाजी के पास ले चलो। अब काकी बेचारी माही की इस विश को कैसे पूरी कर सकती। काकी जानती थी कि माही बहुत ही मासूम है और उसका कोमल मन इन सच्चाइयों को स्वीकार कर ही नहीं पा रहा है। वो मन ही मन बोली, हे भगवान, इस मासूम बच्ची पर और जुल्म मत करो। किसी को तो भेजो जो उसे संभाल ले, वरना इतनी बड़ी दुनिया में ये अकेली अपना गुजारा कैसे करेगी। तभी उसी शमशान घाट के बाहर गेट पर एक गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी का ड्राइवर बाहर आया और उसने जल्दी से गाड़ी के फ्रंट सीट पर तरफ का गेट ओपन किया। गेट ओपन होते ही एक उम्रदास आदमी गाड़ी से बाहर आया। उस आदमी ने सफ़ेद रंग के कपड़े पहने हुए थे और हाथ में अपना बैग पकड़ा हुआ था, पर उस आदमी के चेहरे पर नज़र आ रहा रौब उसकी पर्सनैलिटी को शो कर रहा था, स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को। उस आदमी ने सिर के सारे बाल पूरे सफ़ेद हो गए थे, लेकिन चेहरे पे एक अलग ही तेज नज़र आ रहा था। तभी गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठा हुआ एक और आदमी गाड़ी से निकला और बाहर आया। उसने उस उम्र दराज आदमी के पीछे खड़े होते कहा, मालिक चले। उस बूढ़े आदमी के चेहरे पे भले ही सख्ती नजर आ रही थी, लेकिन आंखों में कई तरह के इमोशंस नजर आ रहे थे। उसने बिना अपने पीछे खड़े आदमी की तरफ देखकर कहा, हाँ माधव, पहले ही मुझे आने में बहुत देर हो गई है, पर मैं अब और देर नहीं करना चाहता।
कहने के साथ उस आदमी ने अपने कदम शमशान घाट के अंदर बढ़ा दिए। ये थे अधिराज सिंह रजावत, ASR इंडस्ट्रीज के CEO। अधिराज सिंह रजावत की नज़र जब माही पर पड़ी तो उनका दिल पिघलने लगा। उसके चेहरे की शक्ति जो कभी भी कम नहीं होती थी, अचानक ही उनके चेहरे पर माही को देखकर नरमी वाले भाव आ गए और उन्होंने अपने कदम माही की तरफ बढ़ा लिए। सामने जल रही चिता किसी और की नहीं, अधिराज सिंह रजावत के जिगरी दोस्त और बचपन के साथी ओम प्रकाश शर्मा की थी। भले ही इन दोनों की हैसियत में जमीन आसमान का अंतर रहा हो, लेकिन अधिराज सिंह रजावत के लिए अपने दोस्त ओम प्रकाश शर्मा की दोस्ती कहीं ज्यादा कीमती थी। उन्होंने जाकर रोती हुई माही के सिर पर हाथ रखा तो माही ने आंसू से भरे आंखों से अधिराज की तरफ देखा। अधिराज जी ने अपने सामने देखकर माही को कसकर अपनी बाहों में अधिराज जी की कमर से लिपटी और भी जोर जोर से रोने लगी। अधिराज जी ने प्यार से माही के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, शांत हो जाओ बच्चे, संभालो खुद को। माही ने रोते हुए कहा, अंकल मेरे दादू चले गए, आप प्लीज़ उनसे कहिए ना कि वापस आ जाए, वो तो आपकी सारी बात मानते थे ना। माही ने अगर इस बार कुछ और मांगा होता तो अधिराज जी पलक झपकते ही उसकी इच्छा पूरी कर देते, पर माही उनसे वो मांग रही थी जो उनके बस में बिल्कुल नहीं था। वो नम आंखों से अपने दोस्त की जलती हुई चिता को देख रहे थे। फिर उन्होंने माही के सर को सहलाते हुए कहा, माही बिटिया, अगर तुम्हारे दादू तुम्हें इतना रोते हुए देखेंगे तो वो बहुत उदास हो जाएंगे। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारे दादू ने फ़ोन करके क्या कहा था? तो माही ने अपना छोटा सा सिर उठाकर अधिराज जी की तरफ देखा, जैसे आंसू भरी आंखों से उसके सवाल कर रही हो कि उसके दादू ने क्या कहा था। तो अधिराज जी ने कहा, क्या कहा था कि मेरे माही बिटिया को आंख में आंसू मत आने देना, क्योंकि जब भी वो रोती है ना तो मुझे तकलीफ होती है। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे दादू को तकलीफ हो? माही ने अपना सिर धीरे से ना में सिर हिलाया और कहा, नहीं मैंने उन्हें तकलीफ नहीं देना चाहती। तो अधिराज जी ने कहा, तो बस आप खुद को संभालो और इतना मत रो, वरना तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी बेटा। माही ने अपने दोनों हाथों से अपने आंसू पोंछते हुए कहा, ठीक है मैं नहीं रोऊंगी, पर मैं क्या करूं, मुझे दादू की याद आ रही है, इसलिए तो मुझे रोना आ रहा है ना। अधिराज जी ने अब माही को कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि वो जानते थे कि इस मासूम ने अपना पूरा परिवार खो दिया है। कुछ देर तक वो लोग वहीं खड़े रहे, फिर अधिराज जी माही को अपने साथ वापस ले आए। कुछ घंटे बाद अधिराज जी जो माही को थोड़ा बहुत खिला पिलाकर उसके रूम में ही सुला दिया था। माही को बिल्कुल भी भूख नहीं थी, पर अधिराज जी ने उसे उसके दादाजी के वास्ता दिया तो माही ने उसका बात मान ली और खाना खाकर सो गई। वहीं अधिराज जी उसके बगल में ही बैठ उसे प्यार से उसके सिर को सहला रहे थे। वो माही को देखते हुए कुछ सोच रहे थे। उनके दिमाग में कोई तरह की बातें चल रही थी। जब उन्होंने देखा कि माही सो चुकी है, तब उन्होंने ब्लैंकेट से उसे कवर किया और उठकर रूम से बाहर आ गए। अधिराज जी खुद को काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे थे, पर अंदर ही अंदर वो भी टूट चुके थे, टूटा हुआ महसूस कर रहे थे। आखिर उनके बचपन का साथी उन्हें छोड़कर बहुत दूर जो चला गया था। वो आराम कुर्सी पर बैठे हुए पीछे की तरफ सिर टिकाए आंखें बंद किए बैठे कुछ सोच रहे थे। उनके बगल में ही माधव खड़ा हुआ था। वो अधिराज जी से कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बात कैसे शुरू करे। शायद माधव की कश्मकश को अधिराज जी भाप गए थे, इसलिए उन्हें आंखें बंद किए ही कहा, कहो माधव क्या कहना चाहते हो? माधव ने अपना गला साफ किया और करते हुए कहा, अब आगे क्या करना है मालिक? माही बिटिया का यहाँ अकेले छोड़कर तो नहीं जा सकते ना। अधिराज जी ने अपनी आंखें खोली और एक गहरी सांस भरते हुए कहा, माही हमारे साथ ही जाएगी माधव। तुम्हें याद है ना कि मेरे दोस्त ने कितने भरोसे के साथ माही की जिम्मेदारी मुझे सौंपी थी। तो यह था ये राइटर्स की कमेंट है। यह तो था मेरी न्यू स्टोरी का पहला पार्ट, और आपको ये कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो इसे लाइक भी ज़रूर कीजिए। और इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पर, दैट इज़ माही बिटिया को अपने माधव के इस कश्मकश को अधिराज जी भी भाप गए थे, इसलिए उन्होंने आंखें बंद किए ही कहा, कहो माधव क्या कहना है? माधव ने अपना गला साफ करते हुए कहा, और उसने उसे पूछा कि क्या करना है, तो वो बोलते हैं कि
मेरे दोस्त ने उसे भरोसे के साथ छोड़ा है, तो अब मैं कैसे पीछे हट सकता हूँ जिम्मेदारी से। तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। और इसी के साथ ही अपनी बात कहते हुए अधिराज जी थोड़े भावुक हो गए। उन्हें याद था अब आखिरी बार उनके दोस्त से बात हुई थी, तब ओम प्रकाश जी ने 2 दिन पहले ही अधिराज जी को फ़ोन करके यहाँ आने के लिए कहा था। उस वक्त अधिराज जी अब्रॉड में थे। फ्लैशबैक। अधिराज जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के बाद वापस अपनी गाड़ी में अपने मेंशन की तरफ जा रहे थे कि तभी गाड़ी में ही उनके पास एक कॉल आई। अधिराज जी उस नंबर को पहचानते थे। उस नंबर को अपने फ़ोन की स्क्रीन पर शो होते देखकर उसके फेस पर स्माइल आ गई। उन्होंने फ़ोन अटेंड किया और कान पर लगाते हुए कहा, हाँ बोलो ओम प्रकाश, याद आ गई अपने दोस्त की? तो सामने से ओम प्रकाश जी की बीमार सी आवाज़ आई, हाँ अधिराज, याद आ गई, बस फ़ोन कर रहा हूँ कि पता नहीं अगली बार फ़ोन कर भी पाऊँगा कि नहीं। तो अधिराज जी ने परेशान होते पूछा, क्यों, क्या हुआ ओम प्रकाश, तुम ठीक तो हो ना, और घर में सब, और माही बिटिया ठीक है ना? ओम प्रकाश जी तो बहुत ही ज़्यादा बीमार थे। उन्होंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी उन्हें जोर से खांसी आई, जिसे सुनकर अधिराज जी भी बेचैन हो गए। उन्होंने परेशान होते हुए कहा, ओम प्रकाश, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी आवाज़ से तुम मुझे इतने बीमार क्यों लग रहे हो? सामने से ओम प्रकाश जी ने अपनी पानी पीकर खुद को रिलैक्स किया और फिर मुश्किल से मुस्कुराते हुए कहा, अधिराज, मेरी फिक्र मत कर, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी सर्दी लग गई है, इसलिए खांसी हो रही है। तो अधिराज जी ने इस बारे थोड़ा सा गुस्से से कहा, ओम प्रकाश, तो मुझे बेवकूफ़ समझते हो क्या? मैं कल ही तुमसे मिलने के लिए आ रहा हूँ। ओम प्रकाश जी ने कहा, मैंने तुम्हें बुलाने के लिए ही तो फ़ोन किया है अधिराज। अधिराज जी ने कहा, क्या हुआ है ओम प्रकाश, तुम मुझे बहुत परेशान लग रहे हो। तो ओम प्रकाश जी ने इस प्रकार थोड़े से रुदे हुए गले में कहा, बस जिंदगी के दिन पूरे होने को आ गए हैं अधिराज। मेरी एक बहुत बड़ी चिंता है जिसे सिर्फ तुम ही दूर कर सकते हो। अगर मेरी वो चिंता दूर हो गई तो मैं निश्चिंत होकर इस दुनिया से जा पाऊंगा। अधिराज जी ने कहा, बोलो ओम प्रकाश, क्या कहना चाहते हो? तुम्हारा ये दोस्त तुम्हारे लिए हर कदम हाजिर है। तो ओम प्रकाश जी ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, अधिराज, मेरी ज़िंदगी कब खत्म हो जाएगी मैं कह नहीं सकता, पर मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी माही बिटिया को अपने साथ ले जाओ, क्योंकि मेरे बाद उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मुझे उसी की चिंता लगी रहती है। पता नहीं मेरे बाद उसका क्या होगा। मेरी मासूम सी माही कैसे इस दुनिया का सामना कर पाएगी। लेकिन अगर वो तुम्हारे पास रहेगी तो मेरी आत्मा को भी मुक्ति मिलेगी। अधिराज जी ने ओम प्रकाश जी को डांटते हुए कहा, ये तुम क्या बार बार मरने की बात कर रहे हो? कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं कल ही आ रहा हूँ और तुम्हारा किसी अच्छे डॉक्टर के साथ इलाज भी करवाऊंगा। कुछ देर और बात करने के बाद अधिराज जी ने फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और फिर अपने असिस्टेंट माधव से कहा, माधव, 1 घंटे में इंडिया जाने की तैयारी करो, मुझे अपने दोस्त से मिलने जाना है। माधव ने, जो आगे फ्रंट सीट पर बैठा हुआ था, थोड़ा परेशान होते कहा, पर मालिक, इतनी जल्दी? तो अधिराज जी ने सख्त ऑर्डर देते हुए कहा, मैंने जो कहा है वही करो, फालतू की बहसबाजी में टाइम वेस्ट मत करो, मेरे दोस्त को मेरी ज़रूरत है। माधव समझ गया कि जहाँ बात अधिराज जी के दोस्त की आ गई है तो वो किसी को भी नहीं सुनेंगे, और ऐसा हुआ भी। सिर्फ 1 घंटे में ही अधिराज जी ने अपने प्राइवेट जेट से इंडिया के लिए रवाना हो गए। लेकिन जब तक वो ओम प्रकाश जी के गांव तक पहुंचे, उनके पास रास्ते में ही फ़ोन आ चुका था कि ओम प्रकाश जी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। ये सुनकर अधिराज जी का दिल जैसे धक से रह गया। उन्हें तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उनका दोस्त, जो बचपन से उनके साथ रहा था, वो उस दुनिया में नहीं रहा। अब वो जल्द से जल्द उसके गांव में पहुंचना चाहते थे, क्योंकि उन्हें माही की फिक्र थी। ये याद करते ही अधिराज जी की आंखें नम हो गई। माधव ने पहली बार अधिराज जी की आंखों में आंसू देखे थे, लेकिन माधव जानता था कि ओम प्रकाश जी अधिराज जी के लिए क्या मायने रखते हैं। इसलिए उन्होंने अधिराज जी को सांत्वना देते हुए कहा, खुद को संभालिए मालिक, अभी तो आपको माही बिटिया को भी जिम्मेदारी उठानी है। पर मालिक, कहते कहते माधव चुप हो गया। अधिराज जी ने माधव की तरफ देखा और पूछा, क्या हुआ माधव, क्या तुम कुछ और कहना चाहते हो? माधव ने थोड़े चितकते हुए कहा, मालिक, आपको महागुरु की बात याद है ना, उन्होंने क्या कहा था? माधव की बात सुनकर अधिराज जी चुप हो गए और कुछ देर आंखें बंद किए कुछ सोचने लगे। फिर उन्होंने आंखें बंद किए ही माधव से कहा, उसका रास्ता भी मैंने सोच लिया माधव,
पर माही बिटिया को मेरे साथ जाना ही होगा। मैं उसे यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता। माधव जानता था कि अगर अधिराज जी ने कोई फैसला किया है तो वो सोच समझकर ही किया होगा, इसलिए उसने कहा, ठीक है मालिक, मुझे पता है आप जो सोचेंगे सबके भले के लिए सोचेंगे और माही बिटिया को अपने साथ ले जाने के आपका फैसला बिल्कुल सही है, ताकि ओम प्रकाश जी की आत्मा को शांति मिल सके। अधिराज जी ने अपनी आंखें खोली और सामने की दीवार पर ओम प्रकाश की तस्वीर देखते हुए कहा, तुमने सही कहा माधव, माही मेरे ओम प्रकाश की अमानत है मेरे पास। इसे मैं अपनी जान से भी बढ़कर रखूंगा। जैसे ही यहाँ पर ओम प्रकाश की सारी क्रियाकर्म की विधि पूरी हो जाएगी, हम लोग वापस मुंबई लौट चलेंगे। माधव ने कहा, मालिक अब आप थोड़ा सा आराम कर लीजिए, इतने लंबे सफ़र के बाद आप भी थक गए होंगे। अधिराज जी चेयर से खड़े हुए और थकी हुई आवाज़ में कहा, तुम सही कह रहे हो माधव, अभी तो जिम्मेदारियां बहुत निभानी हैं, इसके लिए खुद को भी संभाले रखना बहुत ज़रूरी है। कहकर अधिराज जी थके हुए कदमों के अपने दोस्त ओम प्रकाश के कमरे की तरफ बढ़ गए। अधिराज जी पूरे 15 दिन तक उसी गांव में रुके रहे और जितने भी दिन रहे वो ओम प्रकाश जी के कमरे में ही सोते थे। उन्हें माही को संभालने की पूरी कोशिश की थी और काफ़ी हद तक उसमें कामयाब भी रहे थे। कंटिन्यू। महागुरु की कही किस बात से माधव इतना परेशान था? अधिराज जी ने माही को अपने साथ ले जाने से माही की कौन सी मुसीबतें बढ़ने वाली थी, जिसका अंदेशा माधव को था? जानने के लिए सुनते रहिए न्यू नॉवल टॉक्सिक लव 2 only on Pocket. So let's go for the next episode, that is episode 3 New Journey. अधिराज जी चेयर से खड़े होकर थकी हुई आवाज़ में कहा कि हाँ, अभी बहुत सी जिम्मेदारियां निभानी है, अब आगे। एक दिन सुबह के वक्त माही और अधिराज जी दोनों ही बैठे नाश्ता कर रहे थे। अधिराज जी ने माही से कहा, माही बिटिया, हम लोग कल ही मुंबई के लिए निकल रहे हैं, तुम्हें अपना जो भी सामान लेना है सारा पैक कर लो, हम साथ में ले जाएंगे। माही जो बैठे हुए नाश्ता कर रही थी उसने कहा, ठीक है अंकल, मैं अपने सारे टॉयज़ भी ले जाऊंगी, आपको पता है मुझे वो दादू ने दिलाए थे। अधिराज जी ने हंसते हुए कहा, माही बेटा, टॉयज़ तो तुम्हें वहाँ भी मिल जाएंगे, तुम बस अपना ज़रूरी का सामान ले लो। तो माही ने उदास होते कहा, नहीं अंकल, वो मेरे दादू ने दिलवाए थे, वो तो उनकी निशानी है ना, मैं उन्हें यहाँ छोड़कर नहीं जा सकती। अधिराज जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटा, तुम उन्हें अपने साथ ले जाना, और तुम मुझे अंकल क्यों कहती हो? तो माही ने कहा, तो फिर मैं आपको क्या कहूँ? तो अधिराज जी ने प्यार से माही के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम मुझे दादू कहो, आज से मैं तुम्हारा दादू। तो माही ने कहा, पर दादू तो चले गए ना। तो अधिराज जी ने कहा, क्यों, क्या मैं तुम्हारा दादू नहीं बन सकता हूँ? क्या मैं तुम्हें दादू की तरह प्यार नहीं करता हूँ? माही ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं दादू, ऐसी बात नहीं है, ये तो अच्छी बात है ना कि मेरे पास अब दो दादू है। माही की ऐसी मासूमियत भरी बात सुनकर निरंजन जी को हंसी आ गई। वो कुछ देर बाद माही ने हॉल में अपने ढेर सारे टॉयज़ इकट्ठे किए। निरंजन जी हंसते, यहाँ निरंजन कौन आ गया? आई एम कन्फ्यूज्ड। निरंजन जी हैरानी से कभी माही को तो कभी उसके टॉयज़ को देख रहे थे। माही ने कहा, अभी के लिए इतने ही ले जाते हो, इसके बाकी के बाद में ले जाऊंगे। निरंजन जी ने कहा, माही क्या और भी है? तो माही ने कहा, और नहीं तो क्या अंकल, सॉरी दादू, यहाँ निरंजन जो अधिराज जी है। आई डोंट नो यहाँ पे अधिराज जी को निरंजन जी क्यों बोला गया है, शायद उनका नाम पूरा होगा अधिराज निरंजन। तो माही ने कहा, और नहीं तो क्या अंकल, सॉरी दादू। तो निरंजन जी ने कहा, माही तुम एक काम करो, इसमें से कुछ ही ले जाओ, बाकी की मैं अपने आदमी से कहकर वहीं मंगवा लूँगा। माही ने कुछ सोचा और फिर कहा, ठीक है, तो फिर मैं इसमें से कुछ ही ले जाती हूँ, बाकी की आप जरूर मंगवा लेना, क्योंकि ये सारे मेरे फेवरेट हैं। निरंजन जी हाँ में सिर हिलाया। माही ने उसमें से अपने फेवरेट टॉयज़ निकाले और उन्हें एक साइड रख दिया। माही को अपने घर को छोड़ने का वक्त आ गया था। आज के दिन वो बहुत ही ज़्यादा उदास थी और उदास नज़रों से उस घर को देख रही थी। इस घर में उसका बचपन बीता था। होने को वो घर ज़्यादा बड़ा तो नहीं था, पर जैसा भी था बहुत ही खूबसूरत था। माही अपने रूम में खिड़की के पास खड़ी हुई सामने से बड़े बड़े पहाड़ों को निहार रही थी। तब निरंजन जी उसके पास आए और उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, माही बिटिया चले, वक्त हो गया है।
माही ने नम आंखों से निरंजन की तरफ देखा और फिर कहा, अंकल क्या हम अभी वहाँ वापस आएंगे, कभी वापस आएंगे यहाँ? सॉरी, मैं फिर से बोल रही हूँ, निरंजन और अधिराज दोनों आई थिंक एक ही हैं। निरंजन जी एक गहरी सांस लिया और फिर सामने से देखते हुए कहा, अब यहाँ तुम्हारा कुछ भी नहीं है माही। तुम्हें आगे चलकर अपनी खुद की एक नई दुनिया बनानी है, अपनी खुद की खूबसूरत यादें बनानी है, क्योंकि जब भी तुम यहाँ लौट कर आओगी तुम्हें तुम्हारे सपनों की यादें ही सताएंगी। माही ने एक फीकी सी स्माइल के साथ कहा, पर कभी कभी मैं यहाँ आकर उन यादों को भी जीना चाहती हूँ अंकल, क्योंकि मेरे बचपन इसी घर में बीता है। यहाँ मेरे पापा मम्मी की यादें भी बसती है और मेरे दादू की भी। आप मुझे यहाँ लेकर आएंगे ना? निरंजन जी मासूम सी माही के दिल को जज्बातों को समझ गए थे। वे जानते थे कि माही इस घर से बहुत जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा, ठीक है बिटिया, मैं तुम्हें यहाँ लेकर जरूर आऊँगा। आप चलें, हमें देर हो रही है। माही ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाया और निरंजन जी के साथ उस रूम से बाहर निकल गई। माही के पड़ोस वाले भी माही से मिलने के लिए आए थे। आखिर माही उन सबकी चहेती जो थी। बूढ़ी काकी ने माही को अपने सीने से लगा लिया और अपने रूंधे गले से कहा, माही बिटिया तुम मुझे बहुत याद आओगी, तुम मुझे मिलने आओगी ना? माही ने अपना सिर उठाकर बूढ़ी काकी की तरफ देखा और अपने छोटे छोटे हाथों से उनके आंसू को साफ करते हुए कहा, काकी आप रो क्यों रही है? यह आप सभी से मिलने आऊँगी तो आप और आपके लिए गिफ्ट भी लेकर आऊँगी। काकी ने प्यार से माही के माथे को चूम लिया और फिर अधिराज जी के सामने अपने हाथ जोड़ते हुए बोली, हमारी माही बिटिया का ध्यान रखिएगा। वे बहुत भोली है, बहुत मासूम भी। वे दुनियादारी नहीं जानती और आज से पहले वे कभी इस गांव से बाहर नहीं गई, तो शायद इसके लिए उस बड़े शहर में रहना थोड़ी मुश्किल हो सकती है। अधिराज जी ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, माही को मैं अपनी सर आंखों पर रखूँगा। आखिर मेरे दोस्त की आखिरी निशानी जो है। अब मैं आप सबसे विदा चाहता हूँ। सभी ने माही को कुछ ना कुछ गिफ्ट दिए थे अपनी यादों के तौर पर। निरंजन जी वो सारे गिफ्ट्स गाड़ी में रखे और माही के साथ गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गए। माही खिड़की से चेहरा बाहर निकालकर उन सभी के हाथ हिलाकर कहने लगी, आप चिंता मत करो, मैं यहाँ पर जरूर आऊँगी आप सबसे मिलने के लिए। निरंजन जी ने ड्राइवर से कहा, ड्राइवर गाड़ी स्टार्ट करो। अपने मालिक का ऑर्डर मिलते ही ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और इसी के साथ माही अपनी इस पहाड़ों की दुनिया को छोड़कर चल दी थी एक नए सफर पर, जहाँ उसे अपनी नई दुनिया बसानी थी। तो कैसा रहने वाला है माही का ये नया सफर, क्या मुश्किलें आने वाली हैं इसकी लाइफ में, जानने के लिए सुनते रहिए न्यू नॉवल टॉक्सिक लव 2। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। एपिसोड 4, रणवीर सिंह रजावत। कहानी अब तक। माही खिड़की के चेहरा बाहर निकालकर सभी को हाथ हिलाती है। अब आगे। मुंबई, रजावत पैलेस। सफ़ेद रंग के संगमरमर से बनी ये हवेली किसी पैलेस की तरह ही बहुत खूबसूरत और आलीशान थी। इसकी भव्यता देखते ही बनती थी। राजावत पैलेस के आसपास की कई एकड़ जमीन इसी पैलेस की प्रॉपर्टी के अंदर आती थी, जहां किसी भारी व्यक्ति की एंट्री बैन थी। संगमरमर के सफ़ेद पत्थर से बना ये खूबसूरत पैलेस एक स्पेशियस गार्डन के बीचों बीच अपनी भव्यता लिए खड़ा हुआ था। गार्डन को काफ़ी खूबसूरती से मेंटेन किया था। यहाँ लगे फूल और बाकी के प्लांट्स को ज़्यादातर विदेश से मंगवाए गए थे और हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करते थे। यहाँ पर जो है ये डिस्क्राइब किया गया है उस हवेली कि वह कितनी सुंदर और भव्य है। ये पैलेस बाहर से देखने में जितना खूबसूरत था, भव्य था, अंदर से ही उसकी भव्यता देखने को बनती थी। इसका इंटीरियर इतना ही बहुत ही ज़्यादा आकर्षक था। अंदर काफ़ी सारे सर्वेंट्स एक ही तरह के ड्रेस पहने अपने काम में लगे हुए थे। इसी पैलेस में एक आलीशान कमरे में एक लड़का जिसकी उम्र करीब 18 रही होगी, वो सोफे पर किसी किंग की तरह बैठे हुए सामने खड़े आदमी को गुस्से से घूर रहा था। वो लड़का देखने में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम था, जैसे कोई राजकुमार हो। उसके बालों को बिखरा हुआ लुक, रंग एकदम गोरा, आंखें गहरी चील जैसी, होठों पर हल्के गुलाबी और देखने में काफ़ी आकर्षक थे। तीखी लंबी नाक, चेहरे में से सब जितना खूबसूरत था, उसके आंखों के भाव उतने ही ज़्यादा खतरनाक नजर आ रहे थे।
वहीं उसके सामने खड़ा हुआ आदमी थर थर काँप रहा था। उसके सर से खून बह रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी वहाँ से हिलने की भी। उस आदमी ने डरते हुए कहा, माफ़ कर दीजिए छोटे मालिक, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था। मुझे बड़ी मालकिन ने ही कहा था आपके कमरे की सफाई करने के लिए। ये आदमी इसी पहले इसमें एक सर्वेंट था जिसकी गलती सिर्फ इतनी थी कि वो इस घर की मालकिन के कहने पर इस लड़के के कमरे की सफाई करने आ गया था। जिस बात पर इस लड़के को गुस्सा आया और उसने गुस्से में एक वॉश खींचकर सर्वेंट के सिर पर दे मारा। तभी इस लड़के की सख्त आवाज़ उस कमरे में गूंजी, अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें पता है कि मेरे रूम में सिर्फ एक ही इंसान आ सकता है और कोई नहीं, तो वो मेरे रूम की सफाई करने क्यों नहीं आई? सर्वेंट ने डरते हुए कहा, सीमा को कोई जरूरी काम आ गया था इसलिए वो नहीं आ पाई। उस लड़के ने चिल्लाते हुए कहा, सीमा को बुलाकर लेकर आओ। उस आदमी ने डरते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया और अपने सर पर हाथ रख रूम से बाहर निकल गया। कुछ ही देर में एक मेड जिसका नाम सीमा था और उसकी उम्र करीब 35 साल के करीब थी, वो डरते हुए जल्दी से रूम में आई। वो लड़का अभी भी उसी पोजीशन में बैठा हुआ था। उसका चेहरा अभी भी गुस्से से सख्त हुआ था। सीमा ने घबराते हुए कहा, माफ़ कर दे छोटे मालिक, मुझे मालकिन ने किसी जरूरी काम से बाहर भेज दिया था, इसलिए मैं आपके रूम की सफाई करने नहीं आई। तो उस लड़के ने चिल्लाते हुए कहा, तुम अच्छे से जानती हो ना सीमा की मेरे रूम में तुम्हारे अलावा किसी और को आने की परमिशन नहीं है। इस रूम की साफ सफाई और मेंटेनेंस की जिम्मेदारी मैंने तुम्हें दी हुई है, तो ऐसे कैसे तुम किसी और को इस रूम में भेज सकती हो? सीमा ने अपना सिर झुका लिया, कहा, माफ़ कर दीजिए मालिक, आइंदा से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी, मैं अभी ये साफ कर देती हूँ। कहकर सीमा जल्दी जल्दी वहाँ बिखरे कांच के टुकड़े उठाने लगी। वो लड़का सोफे से खड़ा हुआ और जाकर बालकनी की तरफ बढ़ गया। वहीं वो सर्वेंट पर हाथ रख जल्दी जल्दी सीढ़ी उतरते हुए नीचे आया। तभी एक बूढ़ी औरत ने उसे सर्वेंट को देखकर घबराते हुए पूछा, अरे रमेश, ये क्या हुआ तुम्हें और ये चोट कैसे लगी? ये सुनकर रमेश थोड़ा घबराते हुए बोला, मालकिन, वो छोटे मालिक। इससे पहले कि रमेश अपनी बात पूरी कर पाता, उस बूढ़ी औरत ने अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, ये रणवीर ने किया है ना? रमेश सर्वेंट ने अपना सिर नीचे झुकाते हुए कहा, जी, उन्हें पसंद नहीं आया कि मैं उनके रूम में आया था, इसी वजह से उन्हें गुस्सा आ गया। उस बूढ़ी औरत ने कहा, ठीक है, जाकर जल्दी से मलहम पट्टी करवा लो, मैं खुद रणवीर से बात करती हूँ। वो लड़का कोई और नहीं, रणवीर सिंह रजावत था, जिसके गुस्से से सभी लोग वाकिफ थे। और ये बूढ़ी औरत रणवीर की दादी निर्मला सिंह रजावत थी। घर के सभी सर्वेंट उन्हें बड़ी मालकिन कहते थे। रमेश ने जाने के बाद निर्मला जी ने सीढ़ियों की तरफ देखते हुए कहा, आखिर क्या हो गया तुम्हें मेरे बच्चे? तुम ऐसे कभी नहीं थे, वक्त ने तुम्हें कैसे बना दिया है। तुम हादसे के बाद मेरा वो मासूम सा रणवीर तो कहीं खो सा गया है। तभी निर्मला जी के पास एक औरत आई जिसकी उम्र करीब 35 साल थी। उसने वहाँ आते हुए कहा, माँ जी, आप फिक्र मत करिए, कोई तो होगा जो हमारे रणवीर के गुस्से की आग को ठंडी रखने का दम रखता होगा और हमारे रणवीर को पहले की तरह वहीं हंसता खेलता हुआ रणवीर बना देगा। दादी ने मुड़कर उस औरत की तरफ देखा और फिर सोफे पर बैठते बोली, बस सुगंधा, मुझे भी उस दिन का इंतज़ार है कि कब कोई मेरे रणवीर के चेहरे पे वही पहले वाली मुस्कुराहट लौटा पाएगा। पता नहीं ये बूढ़ी आंखें अपने पोते को पहले की तरह हंसता मुस्कुराता हुआ देख भी पाएंगी कि नहीं। सुगंधा जी ने दादी के पास बैठते हुए कहा, ऐसा जरूर होगा माँ जी, ऐसा मेरा विश्वास है। दादी ने उदासी भरे लहजे में कहा, जब से रणवीर ने उस हादसे में अपने माँ बाप को खोया है ना, तब से उसका बचपन भी कहीं खो गया है। ये बूढ़ी आंखें तो तरस गई हैं सुगंधा अपने बच्चे की खुशी देखने के लिए। तभी वहाँ पर सुगंधा जी के पति अधिराज रजावत जी आते हुए कहा, माँ, आप इतनी चिंता क्यों करती हैं? हम सब है ना रणवीर को संभालने के लिए। हमारे लिए हमारा रणवीर तो वही है ना जो हमारे और बच्चे हैं। फिर अधिराज जी ने सोफे पर बैठते हुए कहा, माँ, पिताजी आने वाले हैं, वो तो आज ही आने वाले थे ना, तो अभी तक आए क्यों नहीं? सुगंधा जी ने अधिराज जी से कहा, हाँ अधिराज, पिताजी आज ही आने वाले थे और शाम तक पहुंच भी जाएंगे, मेरी बात हुई है पिताजी से। अधिराज ने कहा, चलो अच्छा है, क्योंकि कल मुझे अब्रॉड के लिए जाना है, तो मैं उनसे पहले पिताजी से मिलना चाहता था। वहीं रणवीर अपनी बालकोनी की रेलिंग से दोनों हाथ टिकाए सामने की तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में कुछ अजीब से ही गहरे राज समाये हुए थे। वो क्या थे ये तो रणवीर ही चाहता था,
रणवीर भले ही 18 साल का एक टीनेजर बॉय था, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी इतनी सी उम्र में ही काफ़ी ज़्यादा दमदार थी। उसके चेहरे पर नज़र आने वाला रॉब बाकियों से उसे अलग ही बनाता था। सभी घरवाले रणवीर के गुस्से से अच्छी से वाकिफ थे, यहाँ तक कि वहाँ के सर्वेंट भी, क्योंकि जरा सी गलती होने पर रणवीर कई बार गुस्से में उन्हें टॉर्चर कर चुका था। रणवीर ने अपने दोनों हाथ रेलिंग पर टिकाए हुए ही अपनी आंखें बंद कर ली। तभी उसके जहन में अतीत की कुछ खौफनाक तस्वीर किसी फिल्म की तरह चलने लगी। उसके फेस पे एक्सप्रेशन बनते बिगड़ते नजर आ रहे थे। उसके कनपटी पर पसीने की बूंदें नजर आने लगी, जैसे वो कुछ ऐसा देख रहा हो जो उसे बेचैन कर रहा था। तभी झटके से रणवीर ने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें लाल सुर्ख नजर आ रही थी और चेहरे पे घबराहट और गुस्से से मिले जुले भाव नजर आ रहे थे। उसने गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया और अपने कदम रूम की तरफ बढ़ा दिए। अब तक सीमा रूम की सफाई करके जा चुकी थी। रणवीर वॉशरूम में गया और शॉवर के नीचे खड़ा हो गया। उसने शॉवर ऑन किया और शॉवर के ठंडे पानी की बूंदें जैसे ही रणवीर के ऊपर पड़ी, उसे अपना मन शांत होता हुआ महसूस हुआ। रणवीर अब कपड़ों को से बॉडी शॉवर के नीचे भीग रहा था। धीरे धीरे उसका लाल पड़ता हुआ चेहरा अब नॉर्मल होने लगा। कंटिन्यू। आखिर निर्मला जी किस हादसे की बात कर रही थी जिसने रणवीर को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था? अतीत की ऐसी कौन सी खौफनाक सच्चाई थी जो रणवीर को आज भी बेचैन करती थी? जानने के लिए सुनते रहिए टॉक्सिक लव सीजन 2। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। माही रजावत पैलेस में उसकी मनमनियाँ बढ़ती। सो अब आगे शाम का वक्त। राजावत पैलेस का बड़ा सा मेन गेट 2 गार्डों ने मिलकर एक साथ खोला। इसी के साथ एक चमचमाती हुई सफ़ेद कार की बड़ी सी गाड़ी उस गेट के अंदर आई। उस गाड़ी की पिछली सीट पर बैठे हुए थे अधिराज जी और माही। माही के खिड़की से झांक कर बड़ी बड़ी आंखें किए हुए उस खूबसूरत से महल को देख रही थी। सॉरी, मैं एक गलती कन्फेस करना चाहती हूँ कि पहले एपिसोड में जो लास्ट में था, जो पहले आया था, वो जो इसी से पहले वाला एपिसोड 4 था, उसमें अभिराज जी थे। वो अभिराज जो है अधिराज जी के बेटे हैं और जो वहाँ गए थे दादाजी के बेटे का नाम अभिराज है। जो वो कह रहा था कि मुझे फिर से जाना है और मैं अपने पापा से मिलना चाहता हूँ, तो वो अभिराज थे। शाम का वक्त। राजावत पैलेस का बड़ा सा मेन गेट 2 गार्ड्स ने मिलकर एक साथ खोला। इसके साथ एक चमचमाती सफ़ेद गाड़ी, बड़ी सी गाड़ी उस गेट के अंदर आई। इस गाड़ी में पिछली सीट पर बैठे हुए थे अधिराज जी और माही। माही को खिड़की से झांक रही बड़ी बड़ी आंखें किए उस खूबसूरत से महल को देख रही थी। उसी आंखों की चमक उसकी एक्साइटमेंट को साफ जता रही थी। अधिराज जी उस वक्त सीट से सिर टिकाए आंखें बंद किए किसी गहरी सोच में थे। जब माही की चहकती हुई आवाज़ निरंजन जी के कानों में आई, दादू ये आपका घर है क्या? यहाँ पर आप अकेले रहते हैं? सो अधिराज जी एंड निरंजन इज सेम और अभिराज जी जो है वो अधिराज जी के बेटे हैं। अधिराज जी ने आंखें खोलकर तिरछी नज़र से माही की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, ये हमारा घर है और आज से तुम्हारा भी। और यहाँ मैं अकेला नहीं रहता, यहाँ मेरी पूरी फैमिली रहती है। माही ने अधिराज जी की तरफ पलटते हुए कहा, आपकी फैमिली? क्या आपकी फैमिली बहुत बड़ी है? मुझे दादू ने बताया था कि आपकी बहुत बड़ी फैमिली है। मुझे बहुत अच्छी लगती है बड़ी फैमिली। तो अधिराज जी ने हंसते हुए कहा, हाँ बिटिया, अब से ये फैमिली तुम्हारी भी है और वो सभी लोगों ने बहुत प्यार करेंगे तुम्हें, क्योंकि तुम भी हो ही इतनी प्यारी। माही तो पहले इसको देखकर बहुत खुश हो रही थी और जब से उसे पता चला था कि अधिराज जी की बहुत बड़ी फैमिली है, अब तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था। क्योंकि माही हमेशा से ही अपने दादू के साथ अकेली रहती आई थी, तो उसे हमेशा अकेलेपन का महसूस होता था। हालांकि उसके मोहल्ले, पड़ोस और लोग उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन फैमिली की तो बात ही अलग होती है ना। कुछ ही देर में वो गाड़ी मेन एंट्रेंस के सामने आकर रुकी। मेन एंट्रेंस में खड़ा हुआ गार्ड भागता हुआ बाहर आया और उसने गाड़ी की पिछली सीट का डोर ओपन किया। अधिराज जी गाड़ी से बाहर निकले। वहीं माधव जो फ्रंट सीट पर बैठा था वो भी बाहर आ गया। उसने माही की साइड का डोर ओपन कर माही को बाहर आने के लिए कहा, बाहर आ जाओ बच्चे। माही जो अभी भी बड़ी उत्सुकता के साथ अपने आसपास देख रही थी, वो बाहर आई और एक बार फिर से उसने अपने आसपास देखते हुए बोला, ये तो बहुत खूबसूरत है, जैसे परियों का महल होता है, बिल्कुल वैसा। निरंजन ने कहा,
चलो माही, अब अंदर चलते हैं, सब लोग हमारा वेट कर रहे होंगे ना। माही ने जल्दी से आकर निरंजन जी का हाथ थाम लिया। निरंजन जी उसे साथ ले गए। एक एक सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। वो लोग हॉल में आए तो वहीं पर दादी बैठे हुए सुगंधा के साथ बातें कर रही थी। उन्हें अधिराज जी के आने की भी बेसब्री से इंतजार था। तभी निर्मला जी और सुगंधा ने अधिराज जी को आते हुए देखा तो दोनों ही खड़ी हो गई। निर्मला जी अधिराज जी से कुछ कहने वाली थी कि तभी उनकी नज़र माही की तरफ गई, जो जिसे देखकर दादी ने प्रश्न भरी नज़रों में अधिराज जी की तरफ देखा, जैसे पूछ रही हूँ कि ये कौन है या ये वही है। तो अधिराज जी उसी तरफ आ रहे थे। उसने पलकें झपकाते हुए जैसे इशारे से ही बोला, हाँ ये वही है। माही ने एक वाइट कलर की लॉन्ग फ्रॉक पहना हुआ था। उसके बाल जो काफ़ी लंबे थे, जिसे उसने एक साइड से एक क्यूट सी पिन लगाकर पिन अप किया हुआ था। इस लुक में माही बिल्कुल एक डॉल की तरह लग रही थी। वहीं माही का ध्यान तो उस बड़े से महल को देखने में ही बिजी था। वो तो अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए वहाँ की ओर हर एक चीज़ को गौर से देख रही थी। जब अधिराज जी ने कहा, माही बिटिया देखो, ये है तुम्हारी दादी और ये है तुम्हारी सुधा आंटी। सुधा और दादी बड़े प्यार से माही को देख रही थी। सुधा जी ने धीरे से दादी से कहा, माँ जी ये कितनी प्यारी है, बिल्कुल एक परी की तरह है। निर्मला जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ये बिल्कुल एक परी की तरह है। ये है पहाड़ों की परी जो आज हमारे घर उतरी है। निर्मला जी जो है वो दादी हैं। कहकर दादी ने हाथ बढ़ाकर माही को अपने पास आने के लिए कहा। माही ने पहले अधिराज जी की तरफ देखा तो अधिराज जी उसे निर्मला जी के पास जाने के लिए कहा। माही धीरे धीरे चलते हुए दादी के सामने आकर खड़ी हो गई। दादी ने प्यार से माही को अपने गले से लगाया और उसके माथे को चूमते हुए कहा, तुम सच में पहाड़ों की परी हो। माही नाम है ना तुम्हारा? माही ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिलाया तो सुगंधा जी ने कहा, माही तुम्हारा रजावत पैलेस में बहुत बहुत स्वागत है। अरे कोई हमें भी तो मिलवाओ, कौन नया मेहमान आया है हमारे घर। ये आवाज़ एक 13 साल की लड़की की थी जो थोड़ी दूर पर खड़े ही कन्फ्यूजन से माही को देखे जा रही थी। अधिराज जी ने उस लड़की को अपने पास बुलाते हुए कहा, इधर आओ निया। ये लड़की निया थी जो सुगंधा जी और अधिराज जी की बेटी थी। निया जल्दी से भागकर अधिराज जी के पास आकर खड़ी हो गई तो अधिराज जी ने कहा, ये है माही और माही ये है निया मेरी पोती। निया ने खुश होकर माही की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, माही मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? तो माही ने भी मुस्कुराते हुए निया का हाथ थामते हुए कहा, हाँ मुझे बहुत खुशी होगी और मुझे तो दोस्त बनाना बहुत पसंद है। अधिराज जी ने एक राहत की सांस ली कि चलो माही को यहाँ अपना कोई दोस्त मिला, अब इसी बहाने माही का यहाँ मन भी लग जाएगा। फिर निर्मला ने मुस्कुराते हुए निया से कहा, निया माही को अपने साथ ले जाओ, माही भी थोड़ा सा आराम कर लेगी, इतना लंबा सफ़र करके आई है ना। निया ने माही का हाथ पकड़ते कहा, ठीक है दादी, आप नहीं भी कहती तब भी मैं इसे अपने साथ ले जाती। कहकर निया ने माही को कहा, चलो माही मैं तुम्हें अपने रूम में ले चलती हूँ, फिर वहाँ बैठकर हम ढेर सारी बातें करेंगे। कुछ तुम मुझे अपने बारे में बताना, फिर मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊंगी। कहकर निया माही को अपने साथ ले गई। सुगंधा जी ने हंसते हुए कहा, निया को तो सच में एक प्यारी सी दोस्त मिल गई है, अब ये माही को नहीं छोड़ने वाली। दादी ने कहा, अच्छी बात है, माही का मन भी लगेगा यहाँ पर, वरना बेचारी बच्ची अपना पूरा परिवार खोने के बाद क्या बीती होगी इसके ऊपर। सुगंधा जी ने कहा, माँ जी हम सब है ना, हम माही को इतना प्यार देंगे कि उसे अपने परिवार की याद भी नहीं सताएगी, उसके जीवन में फैमिली की कभी भी कमी पूरी हो जाएगी। दादी से कहकर सुगंधा जी वहाँ से चली गई। फिर दादाजी ने अधिराज की तरफ देखा। सॉरी यार, ये अभिराज और अधिराज के चक्कर में दादी से कहकर सुगंधा जी वहाँ से चली गई। फिर दादी ने अधिराज यानी अपने हस्बैंड दादाजी की तरफ देखा जो सोफे पर बैठे हुए कुछ सोच रहे थे। दादी भी उनके पास आकर बैठ गई और बोली, सुनिए मुझे आपसे कुछ कहना था। अधिराज जी जो किसी सोच में गुम थे, उन्होंने अपनी पत्नी की तरफ देखकर कहा, हाँ कहिए निर्मला जी, क्या कहना चाहती हैं आप? तो निर्मला जी ने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, आप माही को यहाँ ले तो आए,
लेकिन आप जानते हैं ना इसका क्या नतीजा हो सकता है? क्या आप महागुरु की कही हुई भविष्यवाणी आप भूल गए? निर्मला जी की बात सुनकर अधिराज जी ने एक गहरी सांस ली और कहा, मैंने जो कुछ भी किया है सोच समझ कर किया है निर्मला जी। मैंने इसके लिए भी एक उपाय सोच लिया है। निर्मला जी ने पूछा, क्या? तो अधिराज जी ने कहा, वक्त आने पर आपको भी बता दूंगा। निर्मला जी अब दोबारा कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि उन्हें अधिराज जी के हर फैसले पर पूरा भरोसा होता था कि वो ऐसा वैसा कोई फैसला नहीं लेते। फिर उन्होंने कुछ देर चुप रहकर दोबारा अधिराज जी से कहा, मुझे रणवीर के बारे में आपसे बात करनी थी। रणवीर का जिक्र सुनकर अधिराज जी के चेहरे के भाव एकदम गंभीर हो गए। उन्होंने पूछा, क्यों? अब क्या किया उसने? दादी ने उदास होते हुए कहा, आप तो जानते हैं ना रणवीर के स्वभाव को। वो दिन पर दिन बहुत गुस्सैल होता जा रहा है और आज तो उसने एक सर्वेंट को घायल भी कर दिया। ये सुनकर अधिराज जी ने गुस्से से बोले, रणवीर ने ऐसा क्यों किया? मैं अभी उससे बात करता हूँ। कहकर निरंजन जी जैसे ही खड़े होने लगे, निर्मला जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, देखिए अभी आप उसे कोई बात मत कीजिए, मैं खुद उससे बात करूँगी। आप थके हुए जाकर आराम कीजिए। अधिराज ने कहा, मैं इस बात को इग्नोर नहीं कर सकता निर्मला जी। रणवीर का गुस्सा दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, उतना ही ज़्यादा वो आक्रामक भी हो रहा है, जो और लोगों के लिए ठीक नहीं है। कहकर अधिराज जी ने एक सर्वेंट को ऑर्डर देते हुए कहा, रणवीर को बुलाकर लेकर आओ। वो सर्वेंट ने सिर झुकाए हुए कहा, बड़े मालिक, छोटे मालिक तो घर पर नहीं है। तो अधिराज जी ने कहा, तो कहाँ गया है वो? तो सर्वेंट ने डरते हुए कहा, छोटे मालिक कभी बताकर थोड़ी जाते हैं, इसलिए हमें भी नहीं पता वो कहाँ गए हैं। निर्मला जी ने सर्वेंट से कहा, ठीक है तुम जाओ। सर्वेंट वहाँ से चला गया। अधिराज जी ने गुस्से से भड़कते हुए कहा, देख लिया, अपनी मनमानी अभी बहुत करने लगे हैं। वो कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कुछ बताना जरूरी नहीं समझते? निर्मला जी ने शांत करते हुए कहा, देखिए आप शांत हो जाइए, जैसे ही वो आएंगे मैं खुद उससे बात करूंगी। आप चिंता मत कीजिए, आप रूम में जाकर आराम कीजिए। अधिराज जी ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है अभी जा रहा हूँ, लेकिन जैसे ही वो वापस लौटे मुझे बता देना। कहकर अधिराज जी अपने रूम की तरफ बढ़ गए। सो लेट्स कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट एपिसोड कैसा लगा बताना, जब भी मैं आगे कंटिन्यू करूँगी, अदरवाइज नॉट। थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।